कि हम न किंचन शारदे माँ कर रहे ये प्रार्थना, हम न किंचन शारदे माँ कर रहे ये प्रार्थना। ज्ञान का दीपक जला दो, ज्ञान का दीपक जला दो, स्वीकार लो आराधना। हम किंचन शारदे माँ। वाणी में अमृत तू भर दे, वाणी में अमृत तू भर दे, मन में प्रेम की भावना, बुद्धि और विवेक दे माँ, कर सके हम साधना। हम किंचन शारदे माँ कर रहे प्रार्थना। हो दया मन में हमारे, मन बदले की ना हो भावना। हो दया मन में हमारे, बदले की ना हो भावना। दूसरों के हित में ही हो, दूसरों के हित में हो, मुखरित हमारी कामना। हम किंचन शारदे माँ कर रहे ये प्रार्थना। हम किंचन शारदे माँ। माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं अब अपनी कुछ लघु कथाओं का पाठ करूंगी। धन्यवाद घनश्याम जी, आप आए तो बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद सुनीता जी, सीमा जी, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार कि आप समय निकालकर मेरी लघु कथाएं सुन रहे हैं। मैं अपने प्रथम लघु कथा संग्रह शिखर की ओर से कुछ लघु कथाएं लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। धन्यवाद रेखा जी, धन्यवाद रंजना जी। मेरी पहली लघु कथा है जिसका शीर्षक है फुग्गे वाला। धन्यवाद रंजना जी, धन्यवाद अर्चना जी। आइए, आप सभी का स्वागत है। मेरी पहली लघु कथा है फुग्गे वाला। मम्मी मुझे फुग्गा लेना है, कहकर रजनी का हाथ छुड़ाकर फुग्गे वाले की ओर कुणाल दौड़ पड़ा। कुणाल कुणाल करती हुई रजनी भी उसके पीछे दौड़ी। रंग बिरंगी डिजाइनदार फुग्गे उसे भी लुभा गए। कितने का दिया भैया? 10 रुपए का आंटी जी। आंटी शब्द सुनकर अचानक फुग्गों से हटती हुई रजनी की नजर फुग्गे वाले के चेहरे पर रुक सी गई। शर्मिंदगी सी महसूस हुई। फुग्गे वाला क्या था, कोई 10-12 बरस के बीच का गोरा सा सुंदर लड़का। अचानक मन में कुछ कचोटा सा उसके। बेटा, मैं देख नहीं पाई थी, सॉरी। धन्यवाद सतीश जी। अच्छा ये बताओ, तुम स्कूल जाते हो? जाता हूँ दिन में, और शाम को फुग्गे बेचता हूँ। तुम्हारे घर में क्या और कोई नहीं है? है ना, मम्मी पापा और छोटे 4 भाई बहन, सब गांव में रहते हैं। तो तुम यहाँ किसके पास रहते हो? पर्स में 10 का नोट टटोलते हुए रजनी ने पूछा। हम यहाँ बाई जी के पास रहते हैं। अच्छा, तुम्हारा मन नहीं होता इन फुग्गों से खेलने का? धन्यवाद नंदकिशोर शर्मा जी। सतीश जी नमस्कार आपको। सच में नहीं करता, नोट उसकी तरफ बढ़ाते हुए मुस्कुराकर उसने कहा। किया था एक बार, 3 फुग्गे फूट गए थे खेलने में, उसका पैसा भरना पड़ा। तब मालिक ने 1 माह तक काम नहीं दिया। खूब माफी मांगने के बाद काम मिला तो बाई जी ने एक समय का खाना भी दिया, और 1 माह तक गांव में पैसे भी नहीं गए तो अलग। ओह, ओ ये बाई जी कौन है? चलते चलते उसने एक आखिरी प्रश्न और पूछ ही लिया। अरे ये वही बाई जी हैं जो मेरे गांव से मुझे अपने साथ लाए हैं, और मेरे जैसे कई लड़के उनके साथ रहते हैं। हम सब काम करते हैं और पैसा बाई जी को दे देते हैं, फिर वह पैसा हमारे माँ बाप के पास गांव में भेज देती हैं। एक ही सांस में अपनी सारी बात कह गया फुग्गे वाला,
और दौड़कर दूसरे ग्राहक की तरफ चला गया। उसे रजनी की बात से ज्यादा उसके लिए जरूरी था फुग्गे बेचना। रजनी को अब वह छोटा लड़का भैया नहीं पिता के समान लग रहा था। धन्यवाद। यही मेरी पहली कथा थी, फुग्गे वाला। धन्यवाद सतीश जी, धन्यवाद सुनीता जी और बिंदु त्रिपाठी जी, आपका भी पटल पर हार्दिक स्वागत है। रंजना शर्मा जी, जी हाँ सुनीता जी, शिक्षिका अक्सर शामिल हो ही जाती हैं और हमारा ये शिक्षकीय जो स्वभाव है वो हमें कहीं ना कहीं प्रश्नोत्तर करने को बाध्य कर देता है। धन्यवाद सीमा। प्रणाम आचार्य जी, आप उपस्थित हुए तो हमारा मनोबल बहुत अधिक बढ़ गया। आपको सादर नमस्कार। प्रतिभा धन्यवाद। और रेखा जी धन्यवाद। मैं अब अपनी दूसरी लघु कथा पढ़ने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मेरा हिस्सा। डॉक्टर साहब कुछ बात हुई क्या? मेरे बेटों ने अमेरिका में फोन में क्या मिला? क्या कहा उन्होंने? मेरे बेटों से अमेरिका में फोन मिला क्या? क्या कहा उन्होंने? कराहते हुए उसने पूछा। चिंता क्यों करते हो खन्ना साहब, हम सब है ना, जैसे ही बात होगी हम आपको बताएंगे। आप अभी आराम करिए, कहते हुए डॉक्टर दूसरे मरीज की ओर मुड़ गए। वह सारे रिश्तेदारों को मानो चिल्ला चिल्ला कर बुला रहा था, पर आते कैसे, जो वह खुद ही तो उनको पीछे छोड़कर आ चुका था। अपना ही अतीत उसे अपने किए गुनाहों के लिए लज्जित किए देता था। अमोल, मत जाओ बेटा, मेरी बात मानो, पिता का कांपता स्वर था वह। नहीं पिताजी, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। और फिर सविता के घर वालों को आपने वचन दिया था, मैंने नहीं। हाँ बेटा, मैंने दिया था, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं। तेरे और तेरे घर दोनों के लिए योग्य बहू साबित होगी वह। नहीं पिताजी, मैं नहीं कर सकता यह विवाह, और ना ही इस छोटे से शहर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूँ। अमोल का कड़ा रुख पिता को अंदर तक हिला गया और वह भी कड़क होते हुए बोले, हाँ तो जा, तुझे मेरी प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। नहीं चाहिए मुझे आपकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा, लेकिन हमारी जो पुश्तैनी जमीन है उसमें मेरे बराबर का हिस्सा है। अगर आप उसके पैसे दे दें तो मैं चला जाऊंगा। पिता की बात को बीच में ही काट कर अमोल बोला। और उस पैसे से दोगुना चौगुना करने की चाहत एक एक करके हर रिश्ते को तोड़ती गई। और आज जब डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, तब आलीशान अस्पताल में डॉक्टरों और शुभचिंतकों की भीड़ के बीच एक अपनेपन के मधुर स्पर्श को मन तरस रहा था। शायद उसकी यही नियति थी कि अब वह अतीत को याद करे और अपने किए पर पछताए। धन्यवाद। ये मेरी दूसरी कहानी थी, मेरा हिस्सा। उसके हिस्से में शायद अकेलापन और एकाकीपन आया। प्रणाम चाची जी, आप आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद शशि, धन्यवाद प्रतिभा। आदरणीय हंसा जी नमस्कार, आप आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मालती, आदरणीय मालती जी सादर नमस्कार, आप आई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं अपनी 2 कहानियां सुना चुकी हूँ और अब मैं अपनी तीसरी कहानियों की ओर बढ़ती हूँ। आदरणीय राजेंद्र जी, आपका भी पटल पर स्वागत है। मालती जी, आपका भी स्वागत है। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए मैं अपनी तीसरी, धन्यवाद आचार्य जी, और मैं अपनी तीसरी कहानी दर्द आपके बीच उपस्थित लेकर उपस्थित हुई हूँ। शुभा ने कमर दर्द में राहत के लिए, धन्यवाद शशि। अब अगली कहानी सुनो, दर्द। शुभा ने कमर दर्द में राहत के लिए स्प्रे किया और लेटी तो पैरों में भी कुछ चुभता सा महसूस हुआ। ऐसा लगा मानो दर्द कमर से उतरकर पैरों तक पहुंच गया है। उसने लेटे लेटे बाजू में रखे स्प्रे को अपने पैरों पर भी छिड़क कर पैर सीधे किए कि कान बजने लगे। थोड़ी देर पहले नीचे से जो बात सुनकर आई थी उसकी गूंज अभी तक उसके मन में शोर मचा रही थी। कितनी खुश थी वह आज, सोचा था सबसे पहले माँ को बताएगी कि उसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया गया है। 3 सीढ़ियां ही उतरी थी
कि भाई भाभी के साथ 7 साल की भतीजी रूबी को दादी से कहते सुना, दादी, बुआ बिना मतलब डांटती है। अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने? इतना ही तो किया था ना कि गलती से साइकिल गिरी और गमला टूट गया। हाँ दादी, बुआ ने कल मुझे भी कप टूटने पर बहुत जोर से डांटा। 9 वर्ष का मेहुल गुस्से से बोला। हाँ माँ, आजकल दीदी कुछ ज्यादा ही कुटुर कुटुर करने लगी हैं हर बात में। रसोई से चाय लेकर बाहर आती हुई सीमा बोली। कहो तो मैं बात करूं दीदी से? छोटे भाई तरुण की आवाज सुनकर शोभा वहीं सीढ़ियों पर ठिठक गई। तभी माँ बोली, अरे कुछ कहने की जरूरत नहीं है किसी को। देखो शादी नहीं की, अकेली है तो कभी कभी चिड़चिड़ी हो जाती है। और फिर कितनी बार कहा है, समझाया है कि तुझे कि तू भी कुछ काम कर। काम धंधा तो कुछ करता नहीं ढंग का। तो क्या करूं? तरुण ने कहा। अरे वह कॉलेज में 1-1.5 लाख रुपए की पगार पाती है, तुम ही लोगों पर तो खर्च करती है। अगर ऐसे में एक दो बात कह भी दी तो क्या बुरा मानना। छोड़कर अलग चली गई या एक आध बच्चा गोद ले लिया तो बैठे रहना। वैसे भी आजकल भड़काने वालों की कमी नहीं है। शायद इससे ज्यादा सुनने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वह उल्टे कदम ऊपर लौटते समय सीढ़ियों से गिरी और फिर उठकर किसी तरह कमरे में वापस आ गई। अब दर्द पैरों अब कमर और पैरों का दर्द दिल तक बढ़ता जा रहा था और उसके लिए कोई स्प्रे भी उसके पास नहीं था। धन्यवाद। धन्यवाद अनिल जी। धन्यवाद डॉक्टर मीनू मिश्रा जी, मीनू पांडे जी। धन्यवाद सुनीता जी, आदरणीय हंसा जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आप लोगों ने बड़ी उससे मेरी लघु कथा को सुना। धन्यवाद नरेंद्र जी, आप भी पटल पर उपस्थित हो गए हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद अश्वनी जी। धन्यवाद डॉक्टर आरवी आचार्य जी। आपकी प्रतिक्रिया से मनोबल बढ़ा हमारा। हंसा जी आपका पुनः धन्यवाद। प्रमीला जी स्वागत है आपका भी पटल पर। और अब आप सभी की अनुमति से मैं अपनी अगली लघु कथा। धन्यवाद पवन जी, आप भी आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आपकी अपनी अगली लघु कथा की ओर बढ़ती हूँ। सुलझन। सतीश चंद्र जी धन्यवाद। मेरी अगली लघु कथा का शीर्षक है सुलझन। अरे सुमति, क्यों नोच रही है बालों को ऐसे? इतनी जोर जोर से खींचेगी तो उलझकर टूट जाएंगे। टूट ही जाए तो अच्छा, सुमति लगभग बालों को खींचते हुए बोली। क्यों बेटा, ऐसा क्यों कह रही है? टूटना इसका हल थोड़े ही है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। क्या हुआ बेटा? कहते हुए माँ ने कंघी उसके हाथों से ले ली और बाल सुलझाने लगी। एक बात पूछूं बेटा, क्या ससुराल में कोई तुझे दिक्कत है? क्या बताऊं माँ, मैं सबके लिए काम करती हूँ जैसा तुमने मुझे समझाया था। सबका ख्याल भी रखती हूँ, लेकिन फिर भी कोई संतुष्ट नहीं होता। कभी खाने में तो कभी सफाई में तो कभी मेहमानों की आवभगत में। मैं तो उलझ कर रह जाती हूँ। पर बेटा, ये तो गृहस्थी की शुरुआत है। ऐसी कैसी शुरुआत माँ? देख, अभी तुझे ससुराल गए दिन ही कितने हुए हैं। धैर्य से सभी के बातों को समझना होगा। केवल काम ही नहीं, व्यवहार से भी उन्हें अपना मानना होगा। तभी तो वे तुझ पर विश्वास कर पाएंगे। उलझे भालों में धीरे धीरे उंगलियां पिरोती हुई माँ बोली। पर ऐसा कब तक चलेगा माँ? इतनी जल्दी नहीं घबराते बेटा। इतने दिन से वे लोग उन्हीं आदतों के आदी हैं। एकदम तेरे जाते ही थोड़े बदल जाएंगे। तुझे उनके घर के साथ साथ उनके मन में भी धीरे धीरे प्रवेश करना होगा। तभी रिश्तों का ताना बाना अच्छी तरह गूंथ पाएगी और एक सुंदर परिवार का निर्माण होगा। शुरू में कुछ तकलीफें तो होती हैं, पर फिर सब कुछ सहज चलने लगता है। माँ का लंबा अनुभव बोल रहा था। कैसे माँ? सुमति सहसा सवाल कर बैठी। देख, तेरे बाल कितने उलझे थे। एकदम जोर जोर से कंघी चलाने से टूटने का डर था, पर धीरे धीरे बालों में इसको सुलझाते हुए नीचे तक कंघी ले जाने से देख, बाल भी सुलझ गए और कितनी सुंदर चोटी बन गई है।
उसी तरह तेरी जिंदगी की उलझाव भी धीरे धीरे सुलझ जाएंगे, तो निश्चिंत रहे। हाँ माँ, मुस्कुराते हुए सुमति माँ से लिपट गई और मुलायम चोटी का स्पर्श उसे अपने परिवार में सब कुछ सहज हो जाने का एहसास दिला रहा था। धन्यवाद। धन्यवाद राजेंद्र जी। जी, हम अवश्य अभ्यास करेंगे राजेंद्र जी। धन्यवाद नम्रता जी, आप आई तो मुझे बहुत अच्छे लगा। धन्यवाद सुनीता जी। धन्यवाद नम्रता जी। धन्यवाद मीनू जी, प्रमीला जी। सबसे बेहतरीन लघु कथा सुलझन। हाँ, धन्यवाद सुनीता जी, इस लघु कथा को बहुत पसंद किया गया है। धर्मेंद्र जी, आप भी आए हैं तो बहुत ही अच्छा लगा हमें। आपका स्वागत है। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद प्रमीला जी। धन्यवाद सतीश जी। और मैं धन्यवाद उत्कर्ष जी। और अब मैं अपनी अगली लघु कथा की ओर बढ़ती हूँ, सुख की तलाश। समय हो गया हो तो बता दीजिएगा। एक और लघु कथा पढ़ती हूँ जिसमें है सुख की तलाश। वाओ रितु, क्या जच रही हो, ऑफिस पहुंचते ही निधि ने कहा। ओ थैंक्स, मान गए रितु। 58 की उम्र में भी इतनी मैचिंग, अपडेट और ऑलवेज हैप्पी मुस्कुराता चेहरा। भाई क्या राज है इसका, हमें भी बता दो, आखिर हम भी तो खुश हो लें। आशा बोली। नहीं यार, ये सब प्रकृति प्रदत्त है, रितु ने टालते हुए कहा। अब बता भी दो यार, हम भी कुछ हो लें, खुश हो लें, वरना नौकरी और घर के चक्कर में तो हम हंसना भी भूल गए हैं। ये सीमा बोली। सुन पाओगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, सब एक स्वर में बोली। बड़ी मुश्किल से भारी दरवाजे को सरकाते हुए, दिल को थोड़ा खोलते हुए रितु बोली। तो सुनो, पहली वजह मेरे प्यारे दो बच्चे, जिन्हें कुछ बनाना ही हम दोनों का मुख्य लक्ष्य था। वो तो कॉमन बात है यार, किसी ने कहा। दूसरा, मेरे आईआईटी टॉपर बेटे को विदेशी कंपनी में स्कॉलरशिप पर आगे की पढ़ाई वहीं कराना, बड़ी अच्छी नौकरी पा लेना और फिर मेरे बेटे द्वारा खुद विवाह कर वहीं सेटल हो जाना। अब माहौल कुछ संजीदा सा होने लगा था। और हमारी लाडली का हमारी मर्जी के खिलाफ शादी कर अपनी दुनिया में रहना, रितु ने कहा। एक दो आवाजें उभरी। मेरे पति की बिना पेंशन की नौकरी, उस पर 2 साल से पैरालिसिस के मरीज, और मेरा इस उम्र में नौकरी के लिए बाहर निकलना। अचानक रितु की पीड़ा सभी की आंखों में तैर आई। यह देखकर रितु बोली, कम ऑन यार, एक और बात है खुश होने की। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और ये रहे उसकी पसंद के देशी घी के लड्डू। कहते हुए रितु ने डिब्बा सबके सामने रख दिया। धन्यवाद। धन्यवाद जया जी, आपकी उपस्थिति देखकर अच्छा लगा। सुनीता जी, समय हो गया हो तो बता दीजिए। यदि आप लोगों की इजाजत हो तो फिर मैं एक और लघु कथा पढ़ती हूँ, खाली बोतल। धन्यवाद अश्विनी जी। धन्यवाद सुनीता जी। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद जया जी। मैं एक अपनी लघु कथा आखिरी धन्यवाद नम्रता जी। भी अगर समय हो तो मैं एक लघु कथा और का पाठ और करती हूँ जिसका शीर्षक है खाली बोतलें। संगीता का ट्रांसफर ऐसी शाला में हुआ जो थी तो शहर के बीचों बीच, लेकिन ऐसा लगता था महानगरों के बीच कोई गांव है। हर दिन छोटे बच्चों के साथ कोई ना कोई समस्या। कोमल दरवाजा खोलते देख उसने पूछा, क्यों कोमल, खुशबू फिर नहीं आ रही स्कूल 4 दिन से, क्या हुआ?
क्या करूं मैडम जी, बच्चों को देखूं या उनको बाप को, तंग आ गई हूं मैं भी अब तो। तभी उसकी छोटी बच्ची खुशबू, जो कक्षा तीसरी में पढ़ती थी, एक हाथ में पेप्सी का पाउच और एक हाथ में खाने की कोई चीज लेकर आती दिखाई दी। जब इतनी तंगी है तो क्यों देती हो इनको ये सब चीजें खाने के लिए पैसे? यदि रोज एक एक दो दो रुपए भी बचाओगी तो। मैडम जी, ये पैसे मुझे मम्मी ने नहीं दिए हैं। मैडम की बात को बीच में ही काटते हुए खुशबू बोली। तो तुझे कहाँ से मिले ये पैसे, बता, मैडम ने थोड़ा डांटते हुए पूछा। वह बड़ी मासूमियत से बोली, मैडम जी, पापा हर शाम को जब शराब की बोतल लाते हैं तो ना मैं उन बोतलों को सुबह कबाड़ी वालों को बेच देती हूँ और उससे ये खाने का सामान खरीदती हूँ। यह कहकर वह अपने खाने की चीजों में मग्न हो गई और संगीता और कोमल एक दूसरे को निरीह दृष्टि से देख रहे थे। यदि समय हो तो मैं एक लघु कथा और पढ़ लूं। एक मेरी आखिरी लघु कथा है, जस का तस। मीनू जी ने कहा है दो पढ़िए, तो मैं एक लघु कथा पढ़ चुकी हूँ और एक लघु कथा और बस ये आखिरी लघु कथा होगी जिसका शीर्षक है जस के तस। आशी, देखो बेटा हम क्या लाए हैं। धन्यवाद नम्रता जी। धन्यवाद आचार्य जी, आपने मेरी रचना को पसंद किया। एक मेरी आखिरी लघु कथा है, जस के तस। आशी, देखो बेटा हम क्या लाए हैं आपके लिए। विकास की आवाज सुनकर विकास की आवाज सुन पापा पापा कहते हुए आशी दरवाजे की तरफ लपकी और विकास के हाथों से बड़ा सा टेडी बियर लेकर खुश होकर ले लिया। क्या विकास, हर दूसरे दिन कोई नया खिलौना, बिगाड़ डालोगे उसे। रसोई से नाश्ते की ट्रे लाती हुई सुमी बोली। नाना, नहीं बिगड़ेगी मेरी लाडो, कहते हुए उसने आशी को गोद में बिठाकर बिस्किट उसके मुंह में दे दिया। ससुराल जाएगी तब पता चलेगा, सुमी खींचती हुई बोली। क्या बात करती हो तुम भी, अभी वह पढ़ेगी लिखेगी नौकरी करेगी, तब जाएगी शादी करके अपनी ससुराल। विकास ने बात को ना बढ़ाते हुए मजाकिया अंदाज में कहा। हाँ पापा, 8 वर्ष की आशी के मुंह से सुनकर सब लोग हंसने लगे। लेकिन पापा, मैं ससुराल में आपके साथ वहां इस तरह से हंस बोल नहीं पाऊंगी और ना ही आपके साथ कुछ खा पाऊंगी, है ना? आशी ने मासूमियत से पूछा। क्यों? दोनों ने आश्चर्य मिश्रित स्वर में उससे पूछा। इसलिए, उस दिन जब नाना आए थे ना और माँ उनसे हंसकर बात कर रही थी तो दादी ने कहा था, यह तुम्हारा मायका नहीं है जो बाप के साथ बैठकर हंसी ठिठोली करो। नाना को खाना परसते समय माँ बहुत डरी डरी सी थी। आशी की सच बयानी से एक मौन सा पसर गया पूरे कमरे में और जिससे बचने के लिए दादी ने टीवी की आवाज बढ़ा दी और सुमी भी जल्दी जल्दी सामान समेटकर किचन में जाने लगी। ये मेरी कहानी था, जस के तस। धन्यवाद सुनीता जी। हाँ, ये कथानक हमें अपने आसपास ही मिल जाते हैं। धन्यवाद हंसा जी। धन्यवाद